नमस्कार साथियों, आज हम लोग फिजिक्स का सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर जिससे आपको प्रत्येक एग्जाम में कम से कम 1-2 क्वेश्चन रहता ही है, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। उस चैप्टर का नाम मात्रक एवं विमा है। उस चैप्टर का नाम क्या है? मात्रक एवं विमा, यूनिट एंड डायमेंशन। इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम हम लोग जानेंगे राशि। राशि किसको कहते हैं? सर्वप्रथम हम लोग राशि के बारे में जानेंगे। अर्थात राशि मतलब कि दुनिया की वे सारी वस्तुएं जिसे हम संख्या के रूप में व्यक्त करते हैं उसको राशि कहेंगे। अर्थात जिसको हम संख्या के रूप में व्यक्त करेंगे उसे राशि कहते हैं। जिसे संख्या के रूप में व्यक्त किया जाता है उसे राशि कहा जाता है। जैसे वस्तु का भार, जैसे कोई भी सामान हम लोग मार्केट में जाते हैं खरीदने के लिए, तो सर्वप्रथम हम लोग क्या पूछते हैं? कितना केजी है कोई भी वस्तु। जैसे चावल कैसे केजी है, तो वस्तु का भार। उम्र, जैसे राम की उम्र 10 वर्ष है या 5 वर्ष है। या मेज की लंबाई, मेज 2 मीटर का है, 3 मीटर का है, 10 मीटर का है। और जनसंख्या, जैसे हमारे गांव की जनसंख्या 2000 है, हमारे जिला की जनसंख्या 5 लाख है। तो यह सभी आपका क्या कहलाएगा? राशि। अर्थात राशि दुनिया की वे सभी वस्तुएं, अर्थात राशि किसको कहेंगे? जिसे हम संख्या के रूप में व्यक्त कर सकते हैं उसे हम राशि कहेंगे। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। आगे पॉइंट चलते हैं। आगे है आपका पॉइंट है भौतिक राशि। फिजिक्स पढ़ रहे हैं इसलिए फिजिकल क्वांटिटी के बारे में हम लोग जानेंगे। भौतिक राशि किसको कहते हैं? तो भौतिक राशि किसको कहते हैं? तो पदार्थ का वह गुण जिसका मापन किया जा सके, मतलब पदार्थ का वह गुण जिसका मापन किया जा सके और उसकी माप को हम किसके रूप में व्यक्त कर सकते हैं? संख्या के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो उसे हम लोग राशि कहते हैं। उसे हम लोग राशि कहेंगे, उसे हम लोग भौतिक राशियाँ कहते हैं। अर्थात पदार्थ का वह गुण जिसका मापन किया जा सके और उसकी माप को संख्या के रूप में व्यक्त किया जा सके उसे हम राशि कहते हैं। जैसे बल, जैसे किसी वस्तु पर कितना न्यूटन का बल लग रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे? भौतिक राशियाँ। जैसे दूरी, चाल, घनत्व, आवेग, यह सभी आपका क्या है? भौतिक राशियाँ हैं। यह सभी आपका भौतिक राशियाँ हैं। अब आगे चलते हैं, भौतिक राशियाँ कितने प्रकार के हैं? तो भौतिक राशियाँ आपका जो होती है, भौतिक राशियाँ जो है 2 प्रकार का होता है। एक अदिश राशि और दूसरा सदिश राशि। तो अदिश राशि किसको कहेंगे? तो अदिश राशि कहने का अर्थ हुआ वे भौतिक राशियाँ जिसे व्यक्त करने के लिए केवल द्रव्यमान की आवश्यकता होती है, अर्थात परिमाण की आवश्यकता होती है। तो उसे क्या कहेंगे? अदिश राशियाँ कहेंगे। मतलब जिसे व्यक्त करने के लिए दिशा की आवश्यकता हमें नहीं है उसे अदिश राशि कहेंगे। और जबकि वह भौतिक राशि जिसे व्यक्त करने के लिए दिशा के साथ परिणाम की भी आवश्यकता होती है, परिणाम की आवश्यकता होती है, उसे हम लोग सदिश राशि कहते हैं, जो योग के एक निश्चित नियम का पालन करता है। यह आपका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इससे एग्जाम में प्रश्न रहता ही है कि अदिश राशियाँ इनमें से, जैसे एग्जाम्पल में रहेगा अदिश राशियाँ इनमें से कौन सी है। तो अदिश राशियाँ मतलब आपको ध्यान रखना है जिसको व्यक्त करने के लिए केवल द्रव्यमान मतलब परिमाण की आवश्यकता होती है उसे अदिश राशि कहते हैं। और जिसको व्यक्त करने के लिए दिशा के साथ साथ परिणाम की आवश्यकता होती है तो उसे सदिश राशियाँ कहते हैं। जैसे अदिश राशियाँ आपका, जैसे दूरी, यह अदिश राशियाँ हुआ। जैसे दूरी का मतलब इसमें दिशा की आवश्यकता नहीं है। और जैसे चाल, जैसे बच्चे को दौड़ने की जो चाल होती है वह किसी भी तरफ जा सकती है, उसकी दिशा की आवश्यकता हमको नहीं है। और जैसे विद्युत धारा हुआ, विद्युत धारा आपका, या विद्युत धारा हो गया, घनत्व, यह सभी आपका अदिश राशियाँ कहलाती है। सदिश राशियाँ जिसको व्यक्त करने के लिए परिणाम और दिशा दोनों चाहिए उसको सदिश राशियाँ कहते हैं। चलते हैं अब आगे पॉइंट पे, देखते हैं अदिश राशियाँ मतलब आपको बताया गया कि वैसी भौतिक राशियाँ जिसे केवल परिमाण अर्थात मैग्नीट्यूड और की आवश्यकता होती है और दिशा की आवश्यकता नहीं होती है उसे अदिश कहा जाता है। अर्थात अदिश किसको कहेंगे? मतलब वे भौतिक राशियाँ जिसको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, उसे अदिश राशियाँ कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में आपका चाल, आयतन, कार्य, तापमान, घनत्व, विद्युत धारा, समय, द्रव्यमान, यह सभी आपका अदिश राशियाँ कहलाता है। समय के बारे में आप लोग याद रखेंगे, समय सापेक्षिक राशि नहीं होती है क्योंकि समय किसी अन्य भौतिक राशि पर निर्भर नहीं करती है। यह ध्यान रखेंगे, आप लोग का एक पॉइंट है कि समय सापेक्षिक राशि नहीं होती है क्योंकि समय किसी अन्य भौतिक राशि पर निर्भर नहीं करती है। आगे पॉइंट है सदिश किसको कहते हैं? सदिश के बारे में आपको बताया गया जिसमें
सदिश का नाम से ही स्पष्ट हो जाना चाहिए, जिसमें व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की आवश्यकता होती है, उसको सदिश कहेंगे। तो सदिश के बारे में देखते हैं। सदिश वैसी भौतिक राशियाँ जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है और जो योग के निश्चित नियमों के अनुसार जोड़ी जाती है, उसे सदिश राशि कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में वेग, वेग आपका क्या है, सदिश राशियाँ है, जबकि चाल आपका क्या था, अदिश राशियाँ था, और वेग के लिए एक दिशा चाहिए, तो वेग क्या है, आपका सदिश राशि हो गया। विस्थापन आपका क्या है, सदिश राशि हुआ। बल आपका सदिश राशि हुआ। रेखीय संवेग सदिश राशि हुआ। कोणीय विस्थापन यह सदिश राशि हुआ। कोणीय वेग सदिश राशि है। त्वरण सदिश राशि है। सॉरी, यहाँ पे त्वरण 2 बार आ गया है। आगे बल आघूर्ण, चुंबकीय क्षेत्र प्रेरण, चुंबकीय आघूर्ण, बल आघूर्ण, यह सभी आपका सदिश राशियाँ हैं। नो डाउट, यहाँ तक तो डाउट नहीं होनी चाहिए। आगे पॉइंट पर बढ़ते हैं हम लोग। मात्रक, जो आपका चैप्टर में ही नाम था, मात्रक एवं बीमा। मात्रक किसको कहेंगे, मात्रक कहने का अर्थ हुआ, मात्रक जिसको इंग्लिश में यूनिट कहा जाता है, मात्रक किसी राशि के मापने के निर्देशित मानक को मात्रक कहा जाता है। अर्थात किसी भी राशि को मापन के निर्देशित मानक, जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, उसे मानक जो होती है, इकाई जो होती है, उसको मात्रक कहा जाता है। अर्थात आपको मात्रक पूछा जाए, समझने में ध्यान रखेंगे, आपको मात्रक किसको कहते हैं, तो किसी राशि के मापन के निर्देशित मानक को मात्रक कहा जाता है। किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए, किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए 2 राशियों की आवश्यकता होती है। अर्थात मात्रक के लिए कम से कम क्या चाहिए, 2 राशियां चाहिए। पहला एक संख्या होना चाहिए और उसका मात्रक, संख्यात्मक मान होना चाहिए, और दूसरा मात्रक, संख्यात्मक मान और दूसरा मात्रक होना चाहिए। आगे चलते हैं हम लोग। जैसे हम लोग दुकान में जाते हैं और बोलते हैं उसको, कि दुकानदार को, कि 10 केजी चावल दे। तो यहाँ पर देखिए, आपका चावल जो होती है द्रव्यमान है, और इसमें संख्या क्या है, ये 10 क्या है, आपका संख्यात्मक मान हुआ। 10 क्या है, संख्यात्मक मान हुआ, और केजी क्या हुआ, इकाई है, मतलब मात्रक है। चावल को मापने की इकाई क्या है, केजी है, और 10 क्या है, संख्या है। अर्थात मात्रक को, मात्रक का से ध्यान रखेंगे हमेशा, कि मात्रक को व्यक्त करने के लिए कितनी चीज़ की आवश्यकता होती है, 2 चीज़ों की आवश्यकता होती है, एक संख्यात्मक मान और दूसरा मात्रक। जैसे एग्जाम्पल में आप 10 केजी देख रहे हैं, तो इसमें 10 क्या है, संख्यात्मक मान, और केजी क्या है, मात्रक है। अगले पॉइंट पे चलते हैं हम लोग, कि मात्रक की पद्धति के बारे में हम लोग जानेंगे, कि मात्रक या मापन की जो होती है पद्धति जो होती है, वह क्या है। मानक मापन की जो पद्धति होती है, जिसको इंग्लिश में सिस्टम ऑफ यूनिट्स बोला जाता है, यह क्या है। तो आपको ध्यान रखना होगा कि मानक के आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि प्राचीन कालों से ही जो है मापने की पद्धतियाँ प्रचलित हुई थी। ऐसा नहीं है कि मापन की पद्धतियाँ अचानक से आ गई, इसमें लोग पहले से बहुत कोशिश किए, धीरे धीरे इसका विकास हुआ। जैसे आपका मापन जो होती है, मात्रक का जो विकास का कहानी जो है, सर्वप्रथम जो शुरुआत हुआ इसका, आपका मिस्र में हुआ। कहाँ हुआ, मिस्र में हुआ। तो आपको अगर कोई प्रश्न पूछा जाए कि मापन की जो प्रणाली है यह कहाँ विकसित हुई, तो मिस्र में हुए। तो वहाँ सर्वप्रथम लोग जो है दूरी, अर्थात लंबाई को मापने के लिए वहाँ हाथ का प्रयोग किया। लोग हाथ से ही किसी वस्तु की लंबाई को मापने लगे, और वहीं से लोगों को मतलब लगा कि किसी भी वस्तु, कोई भी संसार की वस्तुएं हैं, उसको मापने की ज़रूरत है। तो उसकी एक पद्धति धीरे धीरे विकसित हो गई। जैसे लंबाई को उन्होंने हाथ से मापना स्टार्ट किया, उसी तरह वजन जो है, धीरे धीरे उसको वजन को लोग किलोग्राम, ग्राम या पाउंड, यह सभी में मापने लगे। तो चलते हैं चैप्टर पे हम लोग, कि जैसे मापन की जो पद्धतियाँ होती है, इसका विकास सर्वप्रथम आपको ध्यान रखना है, इसका विकास सर्वप्रथम कहाँ हुई थी, मिस्र में हुआ था। सबसे पहले हाथों से लंबाई मापने की प्रक्रिया का शुरुआत मिस्र में हुआ। अब हम लोग चलते हैं मापन की पद्धतियाँ। नाम से स्पष्ट है, मापन की पद्धतियाँ। तो मापन, भौतिक राशि जो है उसको मापने की पद्धतियाँ कितनी हैं, 3 पद्धतियाँ हैं। भौतिक राशि को मापने की कितनी पद्धतियाँ हैं, 3 पद्धतियाँ। भौतिक राशि को मापने की कितनी पद्धतियाँ हैं, 3 पद्धतियाँ हैं। सर्वप्रथम सीजीएस पद्धति, आपका पहला क्या है, सीजीएस पद्धति, दूसरा एफपीएस पद्धति, तीसरा एमकेएस पद्धति। तो मापन की पद्धतियाँ कितनी होती हैं, आपको ध्यान रखना है, 3 पद्धतियाँ हैं, सीजीएस, एफपीएस और एमकेएस। यहाँ तक तो डाउट नहीं होगा। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे सीजीएस पद्धति के बारे में। हम लोग जानेंगे सीजीएस पद्धति। नाम से स्पष्ट है कि सीजीएस पद्धति, तो सीजीएस पद्धति सीजीएस कहा जाता है। तो सीजीएस पद्धति में जैसे आपका पहला सी, देखिएगा सी मतलब होता है सेंटीमीटर, अर्थात दूरी को, लंबाई को जो है, लंबाई को किस में मापा जाता है, सीजीएस पद्धति में किस में मापा जाता है, सेंटीमीटर में। जैसे द्रव्यमान को किस में मापा गया, ग्राम में मापा गया, और समय को किस में मापा गया, सेकंड में, समय को सेकंड में मापा गया। तो सीजीएस पद्धति जो है, या सीजीएस पद्धति में
सी का मतलब होता है सेंटीमीटर, जी का मतलब हुआ ग्राम और एस का मतलब होता है सेकेंड। तो सीजीएस पद्धति के बारे में हम लोग देखते हैं। सीजीएस पद्धति, यह पद्धति जो है इसकी शुरुआत फ्रांसीसियों ने किया था। सीजीएस पद्धति की शुरुआत किसने किया था? फ्रांसीसियों ने किया था, 1790 ईस्वी में किया था। सीजीएस पद्धति का शुरुआत कब हुआ था? जो है 1790 ईस्वी में फ्रांसीसियों के द्वारा हुआ था। इसे ही फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति भी कहा था। इसे ही फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति कहते हैं। यह ध्यान रखिएगा, यह एनसीईआरटी का पॉइंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि सीजीएस पद्धति को ही फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति कहा जाता है और इसका शुरुआत फ्रांस में हुआ। कब हुआ? 1790 ईस्वी में हुआ। सीजीएस पद्धति में जैसे आपको बताया गया, सीजीएस पद्धति में लंबाई के लिए क्या है? सेंटीमीटर है, आपका द्रव्यमान के लिए ग्राम हो गया और समय के लिए आपका क्या है? सेकेंड है। आगे बढ़ते हैं हम लोग एफपीएस पद्धति के बारे में जानते हैं। एफपीएस पद्धति जो होती है यह खासतौर पर ब्रिटेन पद्धति है। यह इसको ब्रिटिश पद्धति भी कहा जाता है, मतलब इंग्लैंड की पद्धतियाँ हैं, यहाँ वहाँ प्रचलन है यह। एफपीएस पद्धति में क्या होता है? जैसे एफ नाम से स्पष्ट है, एफ आपका पहला अक्षर एफ जो हुआ फुट मतलब लंबाई को किस में मापा जाता है? फुट में मापा जाता है। और द्रव्यमान को किस में मापा जाता है? जिसको मास कहेंगे, द्रव्यमान को मापा जाता है पाउंड में। और समय को किस में मापा जाता है? सेकेंड में। तो आपको ध्यान रखना है कि एफपीएस पद्धति से नाम से स्पष्ट हो जाना चाहिए कि फुट, पाउंड और सेकेंड। और यह पद्धति जो है इसको ब्रिटिश पद्धति भी कहा जाता है। अब आगे हम लोग चलते हैं अगला पॉइंट पे, एमकेएस पद्धति। अब आगे चलते हैं एमकेएस पद्धति अर्थात नाम से स्पष्ट है, एम मतलब लंबाई के लिए क्या होना चाहिए होगा? मीटर, द्रव्यमान के लिए किलोग्राम और समय के लिए सेकेंड। मतलब कि आपका वह पद्धति जिसमें लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में और समय को सेकेंड में मापा जाता है, उसको एमकेएस पद्धति कहा जाता है। एमकेएस पद्धति जो है, यह पद्धति के बारे में यह जान लीजिए कि यह आपको जानकारी होनी चाहिए। एमकेएस पद्धति ही जो है आगे चल करके संपूर्ण जो है विश्व में अपनाया गया। एमकेएस पद्धति को बाद में इसमें संशोधित किया गया है। और चूंकि ऐसे में क्या हो गया, जैसे कोई देश अपने हिसाब से वह एमकेएस पद्धति अपना रखा है, एमकेएस पद्धति, कोई सीजीएस पद्धति अपना रखा है, कोई एफपीएस पद्धति अपना रखा है, तो इससे लोगों को दिक्कतें होने लगी इंटरनेशनल लेवल पे। तो इसी लिए बाद में संशोधित रूप आया एसआई पद्धति, जिसके बारे में हम लोग आगे जानेंगे। सर्वप्रथम हम लोग जानते हैं कि एमकेएस पद्धति के बारे में जानेंगे। एमकेएस पद्धति से स्पष्ट हो गया आपको कि एमकेएस पद्धति में लंबाई के लिए क्या है? मीटर, द्रव्यमान के लिए किलोग्राम और सेकेंड जो है समय के लिए क्या है? सेकेंड है। आपको यह जानकारी होनी चाहिए कि एमकेएस पद्धति जो होती है, एमकेएस पद्धति का खोज जो है जियोवानी गॉर्गी जो है एमकेएस पद्धति को लाए थे, जो इटली के आपका भौतिकी शास्त्र थे, मतलब कि फिजिक्स का साइंटिस्ट थे, वह इटली के थे, जिसका नाम था जियोवानी जियोर्गी। इन्होंने 1901 ईस्वी में एमकेएस पद्धति को लाया। बाद में यही एमकेएस पद्धति को संशोधित रूप जो है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट एसआई पद्धति के रूप में स्वीकार किया गया 1960 ईस्वी में। यह बात ध्यान रखेंगे, एमकेएस पद्धति को जो है का ही संशोधित रूप क्या है? एसआई पद्धति है। आगे हम लोग चलते हैं पॉइंट पे। अब हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में जानेंगे या अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। मतलब सभी देशों को अपने अपने जो तरीका था, इससे कठिनाइयाँ का सामना करना पड़ रहा था। इसीलिए सभी देशों ने एक अंतर्राष्ट्रीय फैसला लिया कि विश्व में एक जो है मापन की पद्धतियाँ का विकास किया जाए, जिससे संबंधित यह सम्मेलन जो है आयोजित किया गया 1971 ईस्वी में। कहाँ आयोजित किया गया? फ्रांस के राजधानी पेरिस में आयोजित किया गया। यह आयोजन जो है माप-तौल विभाग के द्वारा किया गया और इसी में अंतर्राष्ट्रीय अधिवेशन जो हुआ, उसी में एसआई पद्धति को मान्यता प्राप्त हुई। तो आपसे अगर प्रश्न पूछा जाए एसआई पद्धति की मान्यता कब प्राप्त हुई, तो ध्यान रखेंगे 1971 ईस्वी में हुआ। संशोधन इसमें हो गया था, एमकेएस पद्धति का संशोधित रूप 1960 ईस्वी में आ गया, लेकिन इसको मान्यता कब मिला? 1971 ईस्वी में फ्रांस के राजधानी पेरिस में माप-तौल विभाग के अंतर्राष्ट्रीय अधिवेशन, इसको इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजर्स में एसआई पद्धति को मान्यता प्राप्त हुई। अब एसआई पद्धति के बारे में जानेंगे। एसआई यूनिट जो होती है उसको में दो भागों में बांटा गया। एसआई यूनिट में मात्रकों को दो भागों में रखा गया, एक आधारीय या मूल मात्रक और दूसरा पूरक या संपूरक मात्रक। तो आधारीय मात्रकों की संख्या कितनी है? 7 है। यह आप ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आधारीय या मूल मात्रक की संख्या कितनी है? 7 है। जबकि आपका पूरक या संपूरक की संख्या कितनी है? आपका संपूरक की संख्या 2 है। अब चलते हैं हम लोग आधारीय मात्रक के बारे में जानेंगे। आधारीय मात्रक मतलब वैसा मात्रक किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए
जो प्रयुक्त किए जाने वाली इकाई जो होती है वह स्वतंत्र होती है, किसी अन्य द्वारा नहीं प्रकट होती है, जो स्वयं के द्वारा प्रकट होती है, उसको आधारीय मात्रक कहेंगे। उसको क्या कहेंगे? आधारीय मात्रक कहेंगे। तो आधारीय मात्रक आपको बताया गया कि आधारीय मात्रक कितने हैं? 7 हैं। आधारीय मात्रक क्या है? 7 है। जैसे देखिए, आधारीय मात्रक किसको कहेंगे? तो वैसी भौतिक राशि जिसको व्यक्त करने के लिए प्रयोग किए गए मानक अन्य मानकों से स्वतंत्र होते। अर्थात आप लोग ये समझ गए हैं कि आधारीय मात्रक या मूल मात्रक जो होती है उस किसको कहेंगे? मतलब कि वैसा भौतिक राशि जिसको व्यक्त करने के लिए जो मानक स्वयं द्वारा व्यक्त किया जाता है, जिसको अन्य मानकों की आवश्यकता नहीं होती है, उसको क्या कहेंगे? आधारीय या मूल मात्रक कहते हैं। तो देखते हैं हम लोग, जैसे समय, लंबाई, विद्युत धारा, यह सभी आपका मूल मात्रक हुआ। इसके बारे में देखते हैं। मूल मात्रक जैसे आपको बताया गया है कि ऐसा पद्धति में मूल मात्रक कितने हैं? 7 मूल मात्रक हुए और 2 पूरक या संपूरक भी उसको कहा जाता है, संपूरक मात्रक हुए। तो सबसे पहले जानते हैं कि लंबाई। आपका लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर होता है, जिसका संकेत m होता है। और वीमा क्या है? l है। तो सबसे पहले यह पॉइंट है कि वीमा के बारे में जैसे आपका पॉइंट आया, वीमा क्या है? तो सर्वप्रथम देखिए, वीमा कहने का अर्थ हुआ किसी भी, वीमा किसको कहेंगे? तो किसी भी भौतिक राशि के व्युत्पन्न मात्रक, किसी भी भौतिक राशि के व्युत्पन्न मात्रक जो मूल मात्रकों की सहायता से, जो किसकी सहायता से? मूल मात्रकों की सहायता से बनती है, उन्हें मात्रकों को जिन घातांकों के रूप में व्यक्त किया जाता है, तो उसे घातांक को उस राशि का वीमा कहते हैं। वीमा किसको कहेंगे? वीमा अर्थात किसी भी भौतिक राशि के व्युत्पन्न मात्रक को मूल मात्रकों के जिन घातों द्वारा व्यक्त किया जाता है, मतलब व्युत्पन्न मात्रक के मूल मात्रकों को जिन घातों द्वारा व्यक्त किया जाता है, जिन घातों द्वारा व्यक्त किया जाता है, मतलब पावर के रूप में जिसको व्यक्त किया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? वीमा कहते हैं। जैसे लंबाई का, जैसे आप देखिए, लंबाई का मात्रक क्या हुआ? मीटर हुआ। और इसकी जो है वीमा अगर पूछा जाए तो एल, तो एल पर कितना पावर हुआ? 1 हुआ। यहाँ एल का पावर की लंबाई का क्या है? 1 है। कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आ गया? अब चलते हैं पॉइंट टॉपिक पे चलते हैं कि लंबाई का मात्रक क्या है? आपका मीटर हो गया, संकेत m, और वीमा l। उसी तरह द्रव्यमान का मात्रक क्या है? किलोग्राम है, संकेत kg हुआ, और वीमा क्या हुआ? द्रव्यमान का m हुआ। ध्यान रखेंगे, द्रव्यमान का वीमा क्या हुआ? m हुआ, जिसको मास बोलते हैं। समय का मात्रक क्या हुआ? आपका सेकेंड हुआ, जिसको s द्वारा सूचित किया जाता है, और वीमा क्या हो गया? t हो गया। तापमान का मात्रक क्या हुआ? केल्विन, k, और इसका वीमा भी k हुआ। विद्युत धारा का मात्रक क्या हुआ? एम्पियर, मात्रक क्या हुआ? एम्पियर, इसको ए द्वारा सूचित किया जाता है, और इस बीमा भी ए हो गया। इसका बीमा मतलब डायमेंशन भी ए हो गया। ज्योति तीव्रता, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, जिसको ज्योति तीव्रता को ल्यूमिनस इंटेंसिटी बोला जाता है, इसका मात्रक क्या हुआ? आपका कंडेला, इसको सी डी द्वारा सूचित किया जाता है, और इसका बीमा का बात आएगा तो क्या आएगा? सी आएगा। इसमें बीमा का की जगह पे सी आएगा। पदार्थ की मात्रा जो होती है, पदार्थ की जो मात्रा होती है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो होती है, वह पदार्थ की मात्रा जो है आपका, उसका मात्रक क्या है? मोल। इसको संकेत किया है MOL हो गया आपका, और वीमा इसको n द्वारा सूचित किया जाता है। किसके द्वारा सूचित किया जाता है? n द्वारा सूचित किया जाता है। अब आगे हम लोग देखते हैं कि संपूरक मात्रक क्या है। तो संपूरक मात्रक कितने भागों में रखा गया? संपूरक या पूरक मात्रक को कितने हैं? 2 हैं। पूरक, आपको ध्यान रखना चाहिए कि पूरक मात्रक, अगर प्रश्न पूछा एग्जाम में पूरक मात्रकों की संख्या कितनी है, तो 2 हुआ। एक समतल कोण और दूसरा ठोसीय कोण। तो समतल कोण का मात्रक हो गया आपका रेडियन, इसका संकेत RAD, और ठोसीय कोण का मात्रक हो गया स्टेरेडियन, जिसका संकेत SR हो गया। आपके समय के बारे में पहले ही बता दिया गया है कि समय सापेक्षिक राशि नहीं है, क्योंकि समय को किसी अन्य राशि पर निर्भर नहीं करती है। समय किसी अन्य भौतिक राशि पर निर्भर नहीं करती। अब आगे हम लोग पॉइंट पे, टॉपिक पे, अगला पॉइंट है हम लोगों का, व्युत्पन्न मात्रक या डेराइव्ड यूनिट किसको कहते हैं? व्युत्पन्न मात्रक या डेराइव्ड यूनिट किसको कहते हैं? तो ध्यान रखिएगा, जो मूल मात्रकों से उत्पन्न होता है, जो किससे उत्पन्न होता है? मूल मात्रकों से उत्पन्न होता है, उसको व्युत्पन्न मात्रक कहा जाएगा। अर्थात इसका देखेंगे पॉइंट का, किसी भी भौतिक राशि को जब 2 या 2 से अधिक मूल इकाइयों में व्यक्त किया जाता है, अर्थात वह मात्रक जो आधारीय या मूल मात्रकों से उत्पन्न होती है, उसे व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आ गया? कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहाँ तक। जैसे बल हो गया आपका, संवेग, वेग, यह सभी क्या है आपका? यह सभी व्युत्पन्न मात्रक हैं, जो आपका मूल मात्रकों से, 2 या 2 से अधिक मूल मात्रकों से उत्पन्न होते हैं, किसके द्वारा व्यक्त किया जाता है, तो उसको क्या कहते हैं? व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। आगे हम लोग वीमा के बारे में आपको बता दिया गया था कि डायमेंशन किसको कहेंगे। तो वीमा एक बार फिर से देख लेते हैं। अगला पॉइंट है वीमा मतलब किसी भी भौतिक राशि के व्युत्पन्न मात्रक को
जिन मूल मात्रकों, मतलब व्युत्पन्न मात्रक जो होती है, को मूल मात्रकों के जिन जिन घातांकों द्वारा व्यक्त किया जाता है, मतलब मूल मात्रक के को जब घात के रूप में व्यक्त किया जाता है तो उस घातांक को ही उस राशि का बीमा कहते हैं। कोई दिक्कत? जैसे आप देखिए क्षेत्रफल जो है यह डिराइव्ड यूनिट है, और मतलब कि व्युत्पन्न मात्रक हुआ, और इसको हम घात के रूप में कैसे व्यक्त करते हैं इसको देखते हैं। क्षेत्रफल लंबाई गुणे क्या होता है? क्षेत्रफल को किससे मापा जाता है? देखेंगे क्षेत्रफल, अगर पूछा जाए क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है तो आप क्या जवाब देंगे? क्षेत्रफल तो क्षेत्रफल क्या हो गया? लंबाई गुणे चौड़ाई हुआ। क्षेत्रफल क्या हुआ? लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई का मात्रक क्या होता है आपका? लंबाई किसका? दूरी का मात्रक हुआ मीटर, चौड़ाई भी दूरी है या मीटर, तो मीटर स्क्वायर हो गया। तो यह आपका तो मात्रक हो गया, जब इसको विमा क्या होगा? तो विमा मतलब कि इसको जब घात के रूप में, यह जो जब किसी भी व्युत्पन्न मात्रक जिन मूल मात्रकों से व्यक्त होते हैं, उन मूल मात्रकों को जब घात के रूप में व्यक्त करेंगे तो उसे ही बीमा कहते हैं। जैसे अब इसमें देखिए, इसमें लंबाई कितना बार आया है? 2 बार, तो यह आपका इसका बीमा क्या हो गया? एल स्क्वायर। 2 टाइम्स आया तो एल स्क्वायर। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लंबाई 2 बार आ गया एल स्क्वायर, तो इसमें इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि m0, मतलब मास इसमें क्या द्रव्यमान नहीं है तो 0, लंबाई 2 बार आया है और समय कितनी बार है? 0 बार है। तो यह आपका, यह भी एक क्या हो गया? बीमा हो गया। तो ये दोनों आंसर सही है। तो वही देखते हैं आगे कि कुछ आपका प्रमुख जो है व्युत्पन्न मात्रक के, कुछ प्रमुख व्युत्पन्न मात्रक और उसके बीमा के बारे में बताया गया है, जिसको हम देख लेते हैं, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग ध्यान रखेंगे, यह एग्जाम में आपका ALP जो रेलवे के द्वारा जो एग्ज़ाम होती है, रेलवे के एग्ज़ाम में इसमें से एकदम लगभग कम से कम 1 प्रश्न आपका या 2 प्रश्न रहता ही है इस चैप्टर से, और जिसमें ये भाग तो सबसे इंपॉर्टेंट है। जैसे क्षेत्रफल की लंबाई क्या, क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई, ये तो आप जानते हैं। मात्रक क्या होता है? लंबाई का मात्रक मीटर और चौड़ाई का भी मात्रक मीटर, तो मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल का मात्रक क्या हो गया? मीटर स्क्वायर हो गया। अब इसको बीमा के रूप में व्यक्त करना आपको बता ही दिया गया है। तो इसमें सिर्फ लंबाई ही है, तो लंबाई 2 टाइम्स है, तो सिर्फ इसको एल स्क्वायर द्वारा भी सूचित कर सकते हैं। नहीं तो मास 0, तो m0, l 2 टाइम्स आया और t एक बार भी नहीं आया, 0 हो गया। तो मतलब आपका इसको इससे भी व्यक्त कर सकते हैं, m0 t स्क्वायर और l स्क्वायर और t 0, यह भी आपका मात्रक हो गया, बीमा हो गया। उसी तरह आयतन का सूत्र क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो इस बार लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सभी लंबाई है, 3 बार आया है तो 3 टाइम्स हो गया, जिसको m³ भी बोलते हैं, या m पर पावर 3 हो गया, मीटर पर पावर 3 हो गया। अब इसमें लंबाई 3 बार है तो l³ या नहीं तो वही m0 l3 और l पर पावर 3 और t 0, यह आपका आयतन का हो गया। उसी तरह आगे चलते हैं, हम लोग चाल के बारे में देखते हैं। तो चाल के बारे में देखते हैं, तो चाल का सूत्र क्या होता है? दूरी बट्टा समय। चाल का सूत्र क्या होता है? दूरी बट्टा समय होता है, और दूरी का मात्रक हो गया मीटर और समय का सेकंड। तो आपका मीटर बट्टा सेकंड, जिसको समय को ऊपर लाएंगे तो पावर माइनस हो जाएगा, मीटर पर सेकंड जिसको बोलते हैं सेकंड इनवर्स। तो इसमें देखिए मीटर कितनी बार आया? मीटर क्या हुआ? लंबाई, तो लंबाई कितनी बार है? 1 बार, तो 1 को लिखने की जरूरत नहीं है। और समय कितनी बार है? माइनस में 1 है, तो समय की जगह पर t की जगह पर -1 हो गया आपका, तो यही बीम हो गया इसका l t इनवर्स। या m0 l 1 टाइम्स है तो l और t इनवर्स, यह आपका इसके द्वारा भी दिखाया जा सकता है। तो अर्थात बीमा में दोनों सही है, दोनों आपका किसी भी कोई भी आंसर एग्जाम में जो होगा उसको आंसर आप टिक लगा सकते हैं। उसी तरह वेग के बारे में देखते हैं। तो वेग क्या है? विस्थापन बट्टा समय। वेग का सूत्र क्या होता है? विस्थापन बट्टा समय। विस्थापन दूरी हुआ और समय का सेकंड हो गया, तो दूरी का मात्रक मीटर और समय का सेकंड, तो मीटर सेकंड इनवर्स, तो इधर सेम हो गया। तो आपका सेम, इसको ध्यान रखेंगे। त्वरण का वेग बट्टा समय को ही त्वरण कहा जाता है। तो सूत्र इसका वेग बट्टा समय हो गया। वेग का आपका देख लिया है पहले से, मीटर पर सेकंड और समय, तो सेकंड फिर से ऊपर जाएगा, तो यह पहले से ही 1 माइनस में है और 1 और जाएगा, तो माइनस में कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। तो मीटर सेकंड इनवर्स 2, मीटर सेकंड इनवर्स 2 हो गया। तो इसमें द्रव्यमान नहीं है, तो द्रव्यमान 0, तो m0 l 1 बार है तो l, और t मतलब टाइम्स कितनी बार? 2 बार, माइनस में, तो t माइनस में हो गया आपका। यह आपका बीमा हो गया, बीमीय सूत्र हो गया जिसको कहेंगे। उसी तरह आगे देखते हैं बल के बारे में देखते हैं। बल के बारे में देखते हैं, तो बल क्या होता है? जैसे आप देखिए, बल क्या होता है? द्रव्यमान गुणे त्वरण को बल कहा जाता है। द्रव्यमान का मात्रक हो गया kg, त्वरण का मात्रक मीटर पर सेकंड इनवर्स 2, तो अर्थात इसी को न्यूटन कहा जाता है। kg मीटर सेकंड इनवर्स 2 को ही क्या कहते हैं? न्यूटन कहते हैं। और इसमें यहाँ पर यह माइनस होगा, तो m0 हो गया, मास 1 बार में आ गया, तो m l
एल चूँकि लंबाई भी है तो एल और टी समय कितने बार है, 2 बार माइनस में, तो माइनस होगा या माइनस छूटा हुआ है तो आप लोग ध्यान रखें, करेक्शन कर लेंगे, माइनस में होगा। तो आपका बीमा बल का बीमा अगर पूछा जाए तो बल का बीमा क्या होगा, एम एल टी इनवर्स 2। ध्यान रखेंगे बल का बीमा क्या होगा, एम एल टी इनवर्स 2 होगा और इसका ऐसा मात्रक न्यूटन होता है, या ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं संवेग, आगे पॉइंट पे चलते हैं, हम लोग संवेग के बारे में देखते हैं। संवेग तो संवेग मतलब कि आपका संवेग किसको कहेंगे, द्रव्यमान गुणे वेग या बल गुणे समय संवेग कहलाता है। तो केजी मीटर सेकंड इनवर्स आपका यह इसका ऐसा मात्रक हो गया, केजी मीटर पर सेकंड या इसको न्यूटन सेकंड भी कहेंगे। अब देखिए केजी मतलब कहने का अर्थ हुआ द्रव्यमान एक बार में है तो एम एक बार हो गया, लेंथ मतलब लंबाई कितनी है, एक है, और समय माइनस में है, एक है, तो इनवर्स 1 हो गया। तो यह आपका बीमा हो गया। याद रखेंगे संवेग का अगर बीमा पूछा जाए तो एम एल टी इनवर्स, यह आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यह एग्जाम में इसमें से प्रश्न आता है। उसी तरह आवेग क्या है, बल गुणे संवेग, बल गुणे समय, बल गुणे समय को क्या कहते हैं, आवेग कहते हैं। तो सेम हो गया, दोनों का तो मात्रक सेम हो गया, तो एम एल टी इनवर्स यह बीमा हो गया। दाब का देखिए, दाब क्या हो गया, बल बट्टे क्षेत्रफल, प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला बल ही क्या कहलाता है, दाब कहलाता है। तो दाब का सूत्र हो गया बल बटे क्षेत्रफल, बल का तो आप जानते हैं केजी मीटर सेकंड इनवर्स 2 होता है, और मीटर यहाँ क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर आप पहले से ही जान रहे हैं। तो यह नीचे 2 है और ऊपर में 1 है, तो ऊपर जाएगा तो माइनस में 2 होगा, तो 1 कट जाएगा। तो उस तरह आपका केजी मीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स 2 आपका मतलब लंबाई मतलब मास का क्या हो गया, एक बार हो गया, लंबाई हो गया माइनस में इनवर्स 1 और समय इनवर्स 2, तो टी 2, तो यह आपका बीमा हो गया एम एल इनवर्स टी इनवर्स 2, यह आप याद रखेंगे। दाब का अगर पूछा जाए तो एम एल इनवर्स टी इनवर्स 2। देखिए इससे स्पष्ट है कि आप प्रत्येक का याद करने का जरूरत नहीं है। अभी तक आप देखें कि प्रत्येक को याद करने का बीमा याद करने का जरूरी नहीं, कुछ बीमाएं आपको याद करने पड़ेंगे, लेकिन मैक्सिमम बीमा आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। जैसे दाब के बारे में देखें तो दाब का आपको दाब मतलब क्या दिमाग में होना चाहिए, दाब का मतलब क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल होता है। और फटाक आप जल्दी से एकदम जल्दीबाजी में बल का कैलकुलेशन कर सकते हैं, बल का क्या सूत्र होता है और क्षेत्रफल का क्या होता है, और उसको जब कैलकुलेट करेंगे तो आपका एम एल इनवर्स टी इनवर्स 2 आएगा। तो आपको यह हो गया, याद करने की जरूरी नहीं है, आप सिर्फ कैलकुलेशन का प्रोसेस समझ लें। आगे चलते हैं, हम लोग देखते हैं पृष्ठ तनाव क्या है, पृष्ठ सरफेस टेंशन, इसके बारे में आगे हम लोग पढ़ेंगे। हम लोग पॉइंट देखते हैं। पृष्ठ तनाव जिसका सूत्र होता है बल बट्टे लंबाई होता है, और पृष्ठ तनाव ऊपरी सतह पर लगता है, किसी भी वस्तु के ऊपरी सतह पर ही जो है यह प्रभावी होता है। तो अब देखिए बल का आप जान रहे हैं केजी मीटर इनवर्स 2 होता है, और लंबाई का आपका मीटर हो गया, तो लंबाई का मीटर से मीटर कैंसिल, तो अब आप इसमें मीटर चला गया, अब बच गया केजी, इस मतलब किलोग्राम सेकंड इनवर्स, केजी सेकंड इनवर्स 2 हो गया आपका। तो इसका बीमा के रूप में व्यक्त करेंगे तो आप एम एल, इसमें लंबाई तो 0 हो गया और समय कितना है, 2 बार इनवर्स में माइनस में है, तो एम एल 0 टी इनवर्स 2 या एम एल या इसको ऐसे भी व्यक्त करेंगे बीमा, या नहीं तो एम टी इनवर्स 2। मतलब आप जिसका 0 हो गया आप उसको लिखने का जरूरत नहीं है, या रह भी सकता है, तो जैसे एग्जाम में रहेंगे आप उसको देख सकते हैं। उसी तरह आगे देखते हैं घनत्व मतलब द्रव्यमान बट्टे आयतन। घनत्व का सूत्र क्या हो गया, द्रव्यमान बट्टे आयतन हुआ, और द्रव्यमान को केजी और आयतन का मीटर क्यू, अब यह ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो केजी मीटर जो है इनवर्स 3, अब एम एल टी इनवर्स 3 इसको कह सकते हैं, या नहीं तो बीमा इसको, नहीं तो एम एल इनवर्स 3 और टी टाइम तो 0 है तो टी 0, यह आपका विमीय सूत्र हो गया, ध्यान रखेंगे। आगे हम लोग अगला पॉइंट पे चलते हैं, हम लोग कार्य, यह बहुत इंपॉर्टेंट है कार्य। आपका एग्जाम में यह इससे प्रश्न एक रहता ही, आप हमेशा ध्यान रखेंगे, इसमें एग्जाम से में आपको एक प्रश्न रहेगा ही, तो इसको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं हम लोग, कार्य का सूत्र क्या होता है, बल गुणे विस्थापन, कार्य बल गुणे विस्थापन जो हो गया बल का केजी मीटर इनवर्स 2 और विस्थापन का मीटर, तो आपका केजी मीटर स्क्वायर और इनवर्स 2 इसी को जूल कहते हैं। तो कार्य का ऐसा मात्रक आपको ध्यान रखना है, कार्य का ऐसा मात्रक क्या हो गया, जूल हो गया। जैसे बल का ऐसा मात्रक क्या हो गया, बल का ऐसा मात्रक न्यूटन हो गया, या नहीं तो केजी मीटर इनवर्स 2 भी बोल सकते हैं। उसी तरह कार्य का जूल, या नहीं तो केजी मीटर स्क्वायर इनवर्स 2। अब इसके बीमीय सूत्र व्यक्त कर लेंगे, तो केजी मतलब मास क्या हो गया, एक टाइम है, लेंथ 2 बार है, तो टी एल स्क्वायर, और टाइम कितनी बार है, 2 बार माइनस में है, तो एम एल स्क्वायर टी इनवर्स 2 आपका बीमा हो गया। तो बीमा याद करने का जरूरी नहीं है, सबका याद करने का जरूरी नहीं है, ध्यान रखेंगे आप, नहीं तो ये बहुत याद करना हो जाएगा।
आगे चलते हैं कोणीय संवेग, कोणीय वेग के बारे में देखते हैं। कोणीय वेग जिसको एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं। कोणीय वेग का सूत्र होता है रेखीय वेग बट्टा त्रिज्या। तो रेखीय वेग का मीटर पर सेकंड और त्रिज्या का लेंथ हो गया, मीटर हो गया। अब मीटर से मीटर कैंसिल, तो आपका सेकंड इनवर्स नहीं बचा, तो टी इनवर्स 1 इसको वीमा बोल सकते हैं, यानी तो M0 T0 और सॉरी M0 L0 और टी इनवर्स 1, आपका यह सूत्र हो गया, विमीय सूत्र हो गया। उसी तरह कोणीय विस्थापन, कोणीय विस्थापन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का सूत्र देखेंगे, चाप बट्टे त्रिज्या। तो चाप बट्टे त्रिज्या, इसी को इसी को रेडियन बोला जाता है, इसी का रेडियन बोला जाता है, और यह विमा विहीन होता है, यह ध्यान रखेंगे, यह विमा विहीन होता है, इसका विमा नहीं होता था। M0 L0 और T0, यह बहुत इंपॉर्टेंट है आपका यह भी एक पॉइंट मिल गया कि अगर जैसे एग्जाम में पूछा जाएगा, जैसे कोणीय विस्थापन का विमा बताया जाए और वहाँ पे एग्जाम में दिया जाएगा, और तो एक रहेगा कि इनमें से कोई नहीं, तो ध्यान रखिएगा कोणीय जो वेग है वह विमा विहीन है, और इसका ऐसा मात्रा क्या हो गया, रेडियन हो गया। शक्ति के बारे में देखते हैं, जिसको पावर बोलेंगे। शक्ति मतलब कार्य बटा समय, तो जूल पर सेकेंड, इसी को वाट कहा जाता है। तो शक्ति पावर का ऐसा यूनिट क्या हो गया, वाट ध्यान रखेंगे, वाट कहा जाता है इसको। और इसको अगर विमा के रूप में व्यक्त करेंगे तो आपका कार्य जूल पर सेकेंड, तो कार्य का आपको देखें मीटर केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स 2, जो आपको पहले ही बताया गया है, कार्य का यहाँ पे बताया गया है ना। अब देखिए कार्य के बारे में, सॉरी एक बार देख लीजिए फिर से, कार्य का आपको पहले से ही बताया गया है। शक्ति में क्या बताया गया है, कार्य बटा समय, कार्य का आपका मात्रा क्या है, केजी मीटर सेकेंड इनवर्स केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स 2, और बटे समय का सेकेंड, तो सेकेंड ऊपर जाएगा तो 3 बार हो जाएगा माइनस में, तो केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स 3, और यही चीज़ आपका यहाँ पे है, इसको यही बीमा के रूप में व्यक्त करते हैं, ML स्क्वायर T इनवर्स 3, यह आपका बीमा हो गया, यह ध्यान रखेंगे। बल आघूर्ण टॉर्क जिसको कहते हैं, बल आघूर्ण का सूत्र होता है बल गुने घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी, बल गुने घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी, तो बल का न्यूटन होता है, और घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी, तो दूरी लंबाई हो गया, तो मीटर, तो न्यूटन मीटर, इसका ऐसा मात्रक हो गया, न्यूटन मीटर हो गया। यही इसको अगर आप यदि आप इसी को मात्रक के रूप में व्यक्त बीमा अगर आपको ज्ञात कर जैसे निकालना हो, तो आपका बल का क्या हो गया, न्यूटन का केजी मीटर इनवर्स 2, केजी मीटर इनवर्स, सॉरी यहाँ पर देखते हैं आपका बल गुने सॉरी न्यूटन मीटर था, तो न्यूटन इसका क्या हो गया आपका, न्यूटन का केजी मीटर सेकेंड इनवर्स 2 और मीटर, तो केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स 2, केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स 2, तो इसका बीमा अगर देखिए आपका केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स 2 को बीमा देखेंगे तो M 1 है, मीटर 2 बार है, और समय 2 बार है, तो ML स्क्वायर T इनवर्स 2 हो गया, तो यही आपका आंसर हो गया, ML स्क्वायर T इनवर्स 2। तो याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको फॉर्मूला ध्यान रहना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, आपका ऑटोमेटिक बीमा के बारे में जानकारी मिल जाएगा। अब आगे देखते हैं गुरुत्वाकर्षण नियतांक, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। गुरुत्वाकर्षण नियतांक का सूत्र क्या होता है, बल गुने दूरी का स्क्वायर बट्टे द्रव्यमानों का गुणनफल, तो बल का न्यूटन हो गया, दूरी मीटर स्क्वायर, नीचे द्रव्यमानों का गुणनफल तो केजी स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी स्क्वायर। जब इसको बीमा के रूप में निकालेंगे तो आपका मीटर इनवर्स मास इनवर्स L जो है आपका, चूँकि यह मास इनवर्स क्यों हो गया, ऊपर जाएगा, ये तो ऊपर जाएगा तो कट जाएगा ना, सॉरी इसको दिखाते हैं, क्लियर नहीं कर देते हैं कॉन्सेप्ट को, देखते हैं कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। तो देखिए जैसे आपका इसका न्यूटन का क्या होता है, केजी मीटर सेकेंड इनवर्स 2, और मीटर स्क्वायर है, और बटे केजी स्क्वायर, तो यह एक तो चला जाएगा, तो नीचे बच गया केजी, तो अब यह ऊपर जब जाएगा तो केजी इनवर्स मीटर आपका 3 टाइम्स हो गया, तो मीटर क्यू और सेकेंड इनवर्स 2, आपका यह इसका सूत्र निकल गया। तो ऐसा मात्रक मतलब कि मात्रक का विस्तृत रूप निकल गया। अभी देखिए इसको जब हम करेंगे तो केजी आपका इनवर्स 1 है, तो मीटर इनवर्स मास इनवर्स 1, और इसके बाद लंबाई का 3 और समय का -2, यह आपका विमीय सूत्र हो गया, याद रखेंगे। आगे चलते हैं हम लोग गुरुत्वीय विभव ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जिसको कहते हैं, इसका कार्य बटा द्रव्यमान होता है, सूत्र इसका कार्य बटा द्रव्यमान होता है, कार्य का ऐसा मतलब क्या होता है, जूल, और समय द्रव्यमान का केजी, तो जूल पर
जूल पर केजी। अब इसको विमा के रूप में जब व्यक्त करेंगे तो आपका L स्क्वायर टी इनवर्स 2 कैलकुलेट आप कर सकते हैं, जो है आप लोग कैलकुलेट खुद से कर लीजिए, m0 L स्क्वायर टी इनवर्स 2। कोई दिक्कत? विद्युत धारा। अब आगे धारिता, कैपेसिटी। कैपेसिटी के बारे में जानेंगे हम लोग। धारिता क्या का, तो धारिता क्या होता है? आवेश बटा विभवांतर। आवेश बटा विभवांतर को ही क्या कहेंगे? धारिता कहेंगे। धारिता का ऐसा मात्रक फैराडे होता है, याद रखेंगे कि धारिता का ऐसा मात्रक क्या है? फैराडे हुआ। और इसका जब ये विमीय सूत्र निकालेंगे तो यह आपको याद रखना पड़ेगा, m इनवर्स L इनवर्स 2 टाइम इनवर्स 4 और ए जो है मीटर स्क्वायर, अमीटर जो है एम्पियर जो है स्क्वायर, ए स्क्वायर। तो आपका विमीय सूत्र हो गया, या ध्यान रखेंगे इसका। चालकता, कंडक्टेंस, चालकता का क्या होता है? 1 बटा प्रतिरोध, तो प्रतिरोध का ओम हो गया, तो ओम इनवर्स हो गया। तो चालकता का ऐसा मात्रक क्या हो गया? ओम इनवर्स। याद रखेंगे आप लोग, चालकता का ऐसा मात्रक ओम इनवर्स याद रखेंगे। और इसका विमीय सूत्र निकालेंगे तो मीटर इनवर्स, लंबाई इनवर्स टाइम थर्ड टाइम और ए जो है स्क्वायर, यह आपका विमीय सूत्र याद रखेंगे इसका। उसी तरह आगे चलते हैं। विद्युत धारा। विद्युत धारा, करंट डेंसिटी विद्युत धारा का, विद्युत धारा बट्टे क्षेत्रफल। तो विद्युत धारा का एम्पियर होता है, विद्युत धारा का क्या होता है? एम्पियर, और क्षेत्रफल का मीटर, तो एम्पियर मीटर इनवर्स 2 हो जाएगा। एम्पियर मीटर इनवर्स 2। अभी देखते हैं इसका विमीय सूत्र। तो मास जीरो लेंथ 2 टाइम्स, तो और टाइम 0 और ये जो है आपका विद्युत धारा का एम्पियर हो गया, यह विमीय सूत्र हो गया, यह याद रखना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग फ्लक्स। अब हम लोग चलते हैं फ्लक्स के बारे में देखते हैं। फ्लक्स का क्यू, फ्लक्स जो है, फ्लक्स को R इंटू ए कहा जाता है, रेजिस्टेंस इंटू एम्पियर। और इसका ऐसा मात्रक क्या होता है? वेबर। फ्लक्स का ऐसा मात्रक क्या होता है? ध्यान रखेंगे, फ्लक्स का ऐसा मात्रक क्या होता है? वेबर होता है। और इसका जब विमीय सूत्र होगा तो याद रखिएगा, m L स्क्वायर टी इनवर्स 2 एम्पियर इनवर्स 1, विमीय सूत्र हो गया। प्रतिरोधकता रजिस्टिविटी का जो प्रतिरोधकता का जो है आपका सूत्र ये हो गया। सूत्र ध्यान रखेंगे, इसका मात्रक हो गया ओम मीटर हो गया। इसका मात्रक क्या हो गया? ओम मीटर हो गया। और मीटर ML क्यू टाइम इनवर्स क्यू, ये जो है एम्पियर इनवर्स 2, इसका सूत्र हो गया, याद रखिएगा इसका, याद रखिएगा। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। टेलीग्राम आपको लिंक दे दिया जाएगा, या अगर किसी को नोट्स चाहिए तो वह नोट्स लिंक्स के द्वारा माध्यम से आप प्राप्त कर सकते हैं। आगे देखते हैं हम लोग वेग, मतलब प्रवणता, वेलोसिटी ग्रेडियंट। इसका वेग बट्टे दूरी हो गया सूत्र, वेग बट्टे दूरी। तो वेग बट्टे दूरी, तो वेग मीटर आपका पर सेकंड बट्टे दूरी, तो मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, तो सेकंड नीचे आ गया, तो प्रति सेकंड हो गया। सेकंड इनवर्स जिसको कहेंगे, तो इसका विमीय सूत्र आपका टी इनवर्स होगा, या नहीं तो एम मास 0 टी L 0 और टी इनवर्स 1, यह हो गया विमीय सूत्र। आगे चलते हैं हम लोग देखते हैं यंग मॉड्यूलस का जो है यह सूत्र क्या होता है? अनुदैर्ध्य प्रतिबल बट्टे अनुदैर्ध्य प्रतिबल बट्टे अनुदैर्ध्य विकृति। इसका मात्रक होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर हो गया। बीमा जब इसको निकालेंगे आप कैलकुलेट कर सकते हैं, स्वयं से करके देखिए, नहीं तो कमेंट कीजिएगा, आपको कैलकुलेट करके बता दिया जाएगा। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर बीमा आपका क्या, सिर्फ सूत्र याद रखना है, बीमा आपको ऑटोमेटिक निकल जाएगा। तो मास M L इनवर्स टी इनवर्स 2 आपका बीमा हो गया। श्यानता गुणांक का सूत्र क्या होगा? बल बट्टे क्षेत्रफल गुने वेग प्रवणता, और इसका यूनिट क्या होगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर। जब इसको बीमा के रूप में कन्वर्ट करेंगे तो M L इनवर्स टी इनवर्स 1, बीमा आप कैलकुलेट कर सकते हैं, याद करने की जरूरत नहीं है, इसका कैलकुलेट कर सकते हैं, सॉरी। तो ध्यान रखेंगे, श्यानता गुणांक का जो है मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है, और इसका बीमा M L इनवर्स टी इनवर्स होता है। प्लांक नियतांक। अब आगे चलते हैं हम लोग प्लांक नियतांक का सूत्र होता है ऊर्जा बट्टे आवृत्ति, ऊर्जा का जूल, और इसका जो मात्रक निकालेंगे तो जूल सेकंड आएगा, और इसका विमीय M L स्क्वायर टी इनवर्स 1, विमीय सूत्र निकालने में और किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपको बताया जाएगा। फिर भार का सूत्र होता है द्रव्यमान गुणे गुरुत्वीय त्वरण, इसका ऐसा मात्रक हो गया न्यूटन, या नहीं तो केजी मीटर इनवर्स 2, विमीय सूत्र आपका ML टी इनवर्स 2। ध्यान रखेंगे। गुप्त उष्मा का सूत्र क्या होता है? सूत्र होता है उष्मीय ऊर्जा बट्टे द्रव्यमान, तो आपका जूल पर केजी होगा, इसका जूल पर केजी।
जब इसको बीमा के रूप में कन्वर्ट करेंगे तो एल स्क्वायर टी इनवर्स 2 या नहीं तो m0 टी एल स्क्वायर टी इनवर्स 2 यह होगा। देख सकते हैं। आगे चलते हैं हम लोग कोणीय वेग के संवेग के बारे में, सॉरी कोणीय संवेग, एंगुलर मोमेंटम। कोणीय संवेग आपका जड़त्व आघूर्ण गुने कोणीय वेग, जड़त्व आघूर्ण गुने कोणीय वेग को ही कोणीय संवेग करते हैं, I गुने W कोणीय वेग। तो इसका सूत्र ऐसा मात्रक क्या होगा, इसका मात्रक होगा केजी मीटर सेकेंड इनवर्स, सॉरी केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। इसका विमीय सूत्र जब निकालेंगे आप कैलकुलेट कर सकते हैं, करके देख सकते हैं, ml स्क्वायर टी इनवर्स 1। याद रखिएगा कोणीय संवेग का सूत्र मात्रक क्या होगा, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, और विमीय सूत्र ml स्क्वायर टी इनवर्स 1। जड़त्व आघूर्ण के बारे में जानेंगे। जड़त्व आघूर्ण मोमेंट ऑफ इंटेरिया, इसका सूत्र होगा द्रव्यमान गुने परिभ्रमण त्रिज्या का स्क्वायर, परिभ्रमण त्रिज्या का स्क्वायर। इसका सूत्र आ जाएगा केजी मीटर स्क्वायर, विमीय सूत्र ml स्क्वायर या ml स्क्वायर टी 0 विमीय सूत्र हो गया। यह आपको सभी इंपॉर्टेंट विमीय सूत्र था और उस राशि का विमीय सूत्र था जो आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं हम लोग कि अगला पॉइंट है हम लोगों का कि समान मात्रक एवं समान विमीय सूत्र वाले भौतिक राशि, समान मात्रक एवं समान विमीय सूत्र वाले भौतिक राशि के बारे में जानेंगे हम लोग, जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। यह रेलवे के एग्जाम में या किसी भी प्रकार की जो क्षेत्रीय एग्जाम भी होती है, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा भी होती है, उसमें आपको यह प्रश्न रहेगा ही, इसमें बराबर पूछा देखा गया है कि एग्जाम में प्रश्न रहते ही हैं। जैसे आपका समान मात्रक मतलब कि ऐसी कौन सी राशियाँ हैं जिसकी मात्रक समान है और उसका विमीय सूत्र भी समान है। जब मात्रक समान होगा तो विमीय सूत्र ऑटोमेटिक क्या होगा, समान होगा। भौतिक राशि को ध्यान रखना है। तो आप ध्यान रखेंगे, जैसे आप ऊपर पढ़ें देखें, बल और भार दोनों जो है बल और भार का दोनों का न्यूटन होता है, और इसका जब विमीय सूत्र निकालेंगे ml स्क्वायर टी इनवर्स 2। तो ध्यान रखेंगे कि जैसे वेग और चाल यह दोनों का विमीय सूत्र एल टी इनवर्स 1 हो गया। विमीय सूत्र एल टी इनवर्स 1, या नहीं तो इसी को कहा जाता है m0 एल टी इनवर्स 1, यह ध्यान रखेंगे। इसी तरह बल और भार समान, इसका मात्रक क्या होता है, समान होता है, और इसका विमीय सूत्र जिसको आप देख चुके हैं, आप ऊपर देख सकते हैं बल और भार का मात्रक, और इसका विमीय सूत्र ml टी इनवर्स 2 होता है। उसी तरह संवेग और आवेग दोनों का मात्रक समान होता है और विमा भी समान होता है। तो मात्रक समान तो विमा समान, तो संवेग और आवेग का आपको विमा ml टी इनवर्स 1 होता है। ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, यह आपका ELP में पूछा हुआ प्रश्न है। इसके बाद आगे देखते हैं ऊर्जा, कार्य या बल आघूर्ण। ऊर्जा, कार्य या बल आघूर्ण, यह सभी का ऊर्जा, कार्य या बल आघूर्ण सभी का मात्रक समान होता है, और यह इसका विमीय सूत्र ml स्क्वायर टी इनवर्स 2 है, जो आप देख चुके हैं, ml स्क्वायर टी इनवर्स। तो याद रखिएगा, एक ऊर्जा, कार्य और बल आघूर्ण का मात्रक समान होता है, और विमीय सूत्र ml स्क्वायर टी इनवर्स 2 होता है, वो भी समान होता है। कोणीय वेग और वेग प्रवणता, आपका यह दोनों का मात्रक समान, यूनिट समान, और विमीय सूत्र डायमेंशन टी इनवर्स होता है, या नहीं तो इसी को m0 l0 टी इनवर्स 1 बोल सकते हैं। ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं, प्लांक नियतांक या कोणीय संवेग का मात्रक समान रहता है, और इसका विमीय सूत्र ml स्क्वायर टी इनवर्स 1। यहाँ तक देख लिए। आगे पॉइंट यह आपको ध्यान रखने में इंपॉर्टेंट पॉइंट है, महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिएगा। जैसे आप आगे देखते हैं, दाब, प्रतिबल, दृढ़ता गुणांक, प्रत्यास्था गुणांक, यंग गुणांक, आयतन प्रत्यास्था गुणांक, यह सभी का मात्रक समान है, यह सभी का मात्रक क्या हुआ, समान हो गया, और विमीय सूत्र ml स्क्वायर टी इनवर्स 2। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। कुछ जिस तरह आपको बताया, कुछ पदार्थ हैं जिसका मात्रकहीन और विमा विहीन भी होते हैं, कुछ मात्रकहीन और विमा विहीन भी होते हैं, तो उसके बारे में आप आगे देखते हैं हम लोग पॉइंट में। जैसे विकृति का आपका मात्रक नहीं होता है और बीमा भी नहीं होता है। आवर्धन क्षमता का मात्रक भी नहीं होता है, बीमा भी नहीं होता है। अपेक्षित आर्द्रता का या अपेक्षित घनत्व का या प्रत्यास्था विकृति का। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, यह सभी जो पॉइंट हैं, यह सभी जो राशियां हैं, यह सभी भौतिक राशि जो है, यह बीमा विहीन मतलब कि यूनिट लेस और डायमेंशन लेस है। यह सभी क्या है, डायमेंशन भी लेस है। ध्यान रखेंगे, यह एग्जाम में प्रश्न बराबर रहता है। आगे चलते हैं हम लोग, आगे पॉइंट में हम लोग चलते हैं कि खगोलीय इकाई किसको कहेंगे। तो खगोलीय इकाई देखिए, आप अभी अगला पॉइंट है खगोलीय इकाई, जैसे हुआ या प्रकाश वर्ष हुआ या पारसेक, यह तीनों जो है आपका दूरी का
मापने की इकाई है। यह ध्यान रखना है आपको, यह सब दूरी मापने का जो है मात्रक है या इकाई है। खगोलीय इकाई किसको कहेंगे, देखते हैं। खगोलीय इकाई किसको कहेंगे, तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट किसको कहेंगे, तो सूर्य और पृथ्वी के बीच की माध्य दूरी, सूर्य और पृथ्वी के बीच माध्य दूरी को खगोलीय इकाई कहा जाता है। माध्य दूरी को, मीन डिस्टेंस जिसको कहते हैं, उसको खगोलीय इकाई कहते हैं, और यह किसका इकाई है, दूरी का मात्रक है। एक खगोलीय इकाई जो होती है वह किसके बराबर होती है, 1.495 इंटू 10⁻11 मीटर, इंटू 10⁻11 मीटर। आप इसको याद रखिएगा कि एक जो है आपका खगोलीय इकाई जो होती है, खगोलीय इकाई मतलब सूर्य और पृथ्वी के बीच की माध्य दूरी को खगोलीय इकाई कहा जाता है, और यह किसकी इकाई है, दूरी की इकाई है। और एक खगोलीय इकाई बराबर होता है 1.495 इंटू 10⁻11 मीटर, यह याद रखिएगा आप लोग। अब आगे चलते हैं हम लोग पॉइंट पे कि प्रकाश वर्ष लाइट ईयर क्या कहते हैं, किसको कहेंगे। प्रकाश वर्ष मतलब नाम से स्पष्ट है कि वर्ष मतलब एक जो 365 दिन रहते हैं, जो सामान्यतः 12 महीना जिसको कहेंगे, तो यह वर्ष में प्रकाश के द्वारा निर्वात में तय की गई जो दूरी होती है, कुल दूरी जो होती है, उसको प्रकाश वर्ष कहेंगे। नाम से स्पष्ट है, प्रकाश वर्ष किसको कहेंगे, तो प्रकाश का निर्वात में एक वर्ष में तय की गई कुल दूरी एक प्रकाश वर्ष कहलाती है, यह दूरी का मात्रक है। एक प्रकाश वर्ष जो है आपका 9.467 इंटू 10⁻15 मीटर के बराबर होता है। एक प्रकाश वर्ष कितने मीटर के बराबर होती है, 9.467 इंटू 10⁻15 मीटर के बराबर होते हैं। चलते हैं हम लोग आगे पॉइंट पे चलते हैं। पार्शिक जो है यह दूरी की मापने की सबसे बड़ी इकाई होती है। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या होती है, पार्सेक होती है। यह ध्यान रखेंगे, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या होती है, पार्सेक होती है। और एक पार्सेक जो है वह 3.2 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। एक पार्सेक कितने प्रकाश वर्ष के बराबर होता है, यह 3.2 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। एक पार्सेक कितने प्रकाश वर्ष के बराबर होता है, 3.2 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। और एक पार्सेक बराबर कितना मीटर होता है, 3.086 इंटू 10⁻16 मीटर। ध्यान रखेंगे, 3.086 इंटू 10⁻16 मीटर। अब आगे हम लोग चलते हैं पॉइंट पे कि लंबाई के प्रयोगात्मक मात्रक क्या है। लंबाई का प्रयोगात्मक मात्रक क्या है, तो लंबाई का प्रयोगात्मक मात्रक के बारे में जैसे हम लोग देखते हैं, लंबाई का मात्रक के बारे में जो हम लोग प्रचलन में उपयोग में करते हैं उसके बारे में देखना है। तो 1 किलोमीटर कितना मीटर के बराबर होता है, 10⁻3 मीटर। 1 किलोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है, 10⁻3 मीटर। एक मील कितने किलोमीटर के बराबर होती है, एक मील जो होती है आपको, एक माइल जिसको बोलते हैं मील, वह 1.60934 मीटर के बराबर होती है। एक फर्मी या फेम्टो कितने मीटर के बराबर होंगे, 10⁻15 मीटर के बराबर होंगे। एक फर्मी या फेम्टो 10⁻15 मीटर के बराबर होंगे, याद रखेंगे इसको। आगे चलते हैं पिक्को। एक पिक्को मीटर कितने मीटर के बराबर होती है, 10⁻15 मीटर के बराबर होती है। एक एंगस्ट्रॉन्ग 10⁻10 मीटर के बराबर होती है। एक एंगस्ट्रॉन कितने मीटर के बराबर होती है, एग्जाम में प्रश्न पूछा है तो 10⁻10 मीटर के बराबर होती है। एक नैनोमीटर कितने मीटर के बराबर होती है, 10⁻9 मीटर के बराबर होती है। यह आपका एएलपी में पूछा हुआ प्रश्न है। एक माइक्रोमीटर कितने मीटर के बराबर होती है, 10⁻6 मीटर के बराबर होती है, या 0.0001 मिलीमीटर के बराबर होती है। एक प्रकाश वर्ष के बारे में बताया कितने मीटर के बराबर होती है, तो 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर के बराबर होती है। एक खगोलीय मात्रक कितने मीटर के बराबर होती है, 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर के बराबर होती है। उसी तरह आगे देखते हैं। आगे देखते हैं हम लोग, एक पार्सेक कितने मीटर के बराबर होती है। एक पार्सेक कितने मीटर के बराबर होती है, 3.2 प्रकाश वर्ष, या मीटर जब पूछा जाए तो 3.086 इंटू 10⁻16 मीटर के बराबर होता है, इसको याद रखिएगा। उसी तरह प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ मास मतलब द्रव्यमान के प्रयोगात्मक मात्रक क्या है। द्रव्यमान की प्रयोगात्मक मात्रक क्या है, एक किलोग्राम कितने मीटर के बराबर होती है, 1000 ग्राम के 1 किलोग्राम जो होता है, 1 केजी कितने मीटर के ग्राम के बराबर होती है, तो 1000 ग्राम के बराबर होती है। या कितने पाउंड के बराबर होती है, तो 2.20 पाउंड के बराबर, 2.205 पाउंड के बराबर होती है। आगे चलते हैं हम लोग डिस्टर्ब हो रहा है, बोर्ड डिस्टर्ब कर रहा है। चलते हैं, देखते हैं आगे। देखते हैं। 1 पाउंड कितने ऑन्स के बराबर होती है, तो 16 ऑन्स के बराबर होती है। तो
16 एक पाउंड कितने औंस के बराबर होती है? 16 औंस के बराबर होती है। औंस, एक औंस जो है 28.35 ग्राम के बराबर होती है, याद रखना है। एक औंस कितने ग्राम के बराबर होती है? 28.35 ग्राम के बराबर होती है। और एक पाउंड जो है कितने औंस के बराबर होते हैं? 16 औंस के बराबर होते हैं, या नहीं तो 453.52 ग्राम के बराबर होते हैं। 453.52 ग्राम के बराबर होती है। एक क्विंटल, एक क्विंटल, क्विंटल मतलब कितना ग्राम होता है? और आप जैसे गांव घर में भी उपयोग किया था क्विंटल, क्विंटल का मतलब कितना ग्राम होता है आप सभी को पता होगा। क्विंटल का मतलब 100 केजी होता है। एक मीट्रिक टन, एक मीट्रिक टन मतलब क्या? 1000 केजी को एक मीट्रिक टन कहा जाता है। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट आपको आपको ध्यान रखना है, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट हुआ एक जो है आपका क्विंटल जो है, एक क्विंटल कितने जो है केजी के बराबर होते हैं? 1000 केजी के बराबर हो, सॉरी 100 केजी के बराबर हो गया। एक मीट्रिक टन 1000 केजी के बराबर होता है। आगे चलते हैं, पॉइंट पे हम लोग पढ़ते हैं, देखते हैं। प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ टाइम, समय का प्रयोगात्मक मात्रक। समय का मात्रक क्या होता है? प्रयोगात्मक मात्रक क्या होता है? समय का प्रयोगात्मक मात्रक के बारे में देखते हैं। सर्वप्रथम जैसे आप जाने, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड होते हैं। 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। 1 घंटा में कितने सेकंड होते हैं? तो 1 घंटा में 3600 सेकंड होंगे। और मिनट कितने होंगे? 60 मिनट होंगे। यह तो आपको पता होगा, बस एक बार रिवीजन कर लीजिए। एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे होते हैं। एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? एक सप्ताह में आपका 7 दिन होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं नहीं होना चाहिए। आगे देखते हैं हम लोग, चंद्रमास। चंद्रमास किसको, सर्वप्रथम जानिए कि चंद्रमास होता क्या है। चंद्रमास जो है कितने सप्ताह के बराबर होता है? 4 सप्ताह या 28 दिन। जबकि यह 28 दिन नहीं, 29.5 दिन होना चाहिए सामान्यतः। 28 दिन भी आप देख सकते, अगर नियरेस्ट जो भी रहे आपका, अगर ऑप्शन में अगर जैसे प्रश्न पूछा जाए चंद्रमास, एक चंद्रमास जो है कितने दिन के बराबर होती है, और आंसर में आपका 29.5 नहीं है तो 28 यदि है तो 28 आंसर सही कर सकते हैं, या नहीं तो अगर यदि 29.5 है तो 29.5 आंसर होगा। ध्यान रखिएगा कि चंद्रमास, चंद्रमास आप पॉइंट आया था, चंद्रमास किसको कहते हैं? जिसको लूनर मंथ भी कहा जाता है। चंद्रमास अर्थात चंद्रमा जब चंद्रमा जब पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करता है, चंद्रमा जब पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करता है तो उसमें जो समय जो लगता है उसको क्या कहते हैं? चंद्रमास कहते हैं। जब चंद्रमा के द्वारा पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करने में जो समय लगता है उसको चंद्रमास कहते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया? डाउट क्लियर हो गया? चंद्रमास याद रखिएगा। चंद्रमास जो होती है वह आपका अमावस्या से, अगर यह अमावस्या स्टार्ट हुआ, अमावस्या स्टार्ट हुआ तो अमावस्या टू अमावस्या होगा, या पूर्णिमा हुआ, मान लीजिए पूर्णिमा हुआ तो पूर्णिमा टू पूर्णिमा आपका चंद्रमास कहलाता है। चंद्रमास जो होता है कितने दिन के बराबर होता है? 28 यानी तो 29.5 दिन के बराबर होता है, या सप्ताह 4 सप्ताह के बराबर होता है। अब देखते हैं यहाँ पर जैसे अमावस्या किसको कहेंगे। तो अमावस्या अर्थात जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच होती है, जब चंद्रमा जो होती है सूर्य और पृथ्वी के बीच होती है तो वह भाग जो पृथ्वी की ओर होती है, वह भाग जब पृथ्वी की ओर होती है, सूर्य के प्रकाश से नहीं चमकता है, मतलब उसमें सूर्य का प्रकाश नहीं आता है, तो उसको क्या कहेंगे? अमावस्या कहेंगे। तो यह ध्यान रखिएगा, अमावस्या किसको कहते हैं? कि जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच रहे, जब चंद्रमा किसके बीच रहे? सूर्य और पृथ्वी के बीच रहे, और उसके कारण पृथ्वी पर कुछ भाग में जो है प्रकाश नहीं आती है, पृथ्वी के भाग पर प्रकाश नहीं आती है, तो उसे अमावस्या कहते हैं। तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पूर्णिमा किसको कहेंगे? पूर्णिमा मतलब क्या? कि जब पृथ्वी जो है, जब पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य एक रेखा में हो तो चंद्रमा का वह भाग जो पृथ्वी की ओर होती है, चंद्रमा का वह भाग जो पृथ्वी की ओर होती है और वह पूरी तरह प्रकाशित होती है, उसे पूर्णिमा कहते हैं। मतलब पूर्णिमा मतलब पूरे प्रकाश वाली होगी, अमावस्या मतलब इसमें अंधेरा होगा, सामान्यतः समझिए, या अंधेरा का भाग उसका शुरुआत हो जाता है। आगे देखते हैं सौर मास किसको कहेंगे। आगे अगला पॉइंट है आप लोगों का कि सौर मास किसको कहेंगे। सौर मास, तो सौर मास पहले देखते हैं। एक सौर मास जो होती है वह कितने दिन के बराबर होती है? 30 या 31 दिन के बराबर होती है, या फरवरी में 28 या 29 दिन के बराबर होती है। एक सौर मास जो होती है 30 या 31 दिन के बराबर होती है। सौर मास पहले किसको कहते हैं यह जान जाइए। सौर मास मतलब क्या? जब सूर्य एक राशि से दूसरे राशि में प्रवेश कर जाती है, सूर्य जैसे एक राशि से दूसरे राशि में प्रवेश कर जाती है तो उसको सौर मास कहते हैं। समझ में आ गया? तो राशियों की संख्या 12 है, तो सौर मास कितने होंगे? 12 होंगे, याद रखिएगा। जैसे कुंभ राशि, मीन राशि, या वृक्ष राशि, वृष राशि, यह सभी क्या है? तुला, यह सभी राशियां हैं। इसके बारे में आगे हम लोग देखेंगे। तो सौर मास किसको कहेंगे? कि जब सूर्य एक राशि से दूसरे राशि में प्रवेश कर जाती है तो वह जो समय जो लगता है उसको क्या कहते हैं? सौर मास कहा जाता है। एक सौर मास कितने दिन के बराबर होती है? 30 दिन या 31 दिन, या फरवरी में 28 या 29 दिन होती है। समझ में आ गया? एक वर्ष, उसी तरह एक वर्ष में कितना सौर मास होगा? तो 12 सौर मास होंगे, आप ध्यान रखेंगे। और उसी तरह चंद्रमास कितने होंगे? तो 13 चंद्रमास और 1 दिन।
और एक वर्ष में कितने दिन होते हैं? तो 365 दिन होते हैं। लीप वर्ष किसको? लीप वर्ष मतलब कि जिसमें 4 से भाग लग जाए उसको लीप वर्ष कहेंगे। और लीप वर्ष कितना होता है? कितने दिनों का होता है? 366 दिनों का होता है। मतलब लीप वर्ष किसको कहेंगे? वह वर्ष जिसके में 4 से भाग लग जाए, संख्या वर्ष की जो संख्या होती है उसमें कितने से भाग लग जाए? 4 से भाग लग जाए, उसको लीप वर्ष कहते हैं। और लीप वर्ष कितने दिनों का होता है? 366 दिनों का होता है। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को, कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। आगे पॉइंट पर चलते हैं हम लोग। आगे पॉइंट पर चलते हैं हम लोग, देखते हैं। डिस्टर्ब कर रहा है थोड़ा ये। देखते हैं, चलिए देखते हैं। प्रैक्टिकल यूनिट्स ऑफ एरिया। प्रैक्टिकल यूनिट्स ऑफ एरिया क्या होता है? मतलब क्षेत्रफल के प्रयोगात्मक मात्रक। तो एक क्षेत्रफल के प्रयोगात्मक मात्रक क्या होता है? तो देखते हैं इसमें कि एक एकड़ जो है, एक एकड़ कितने वर्ग गज के बराबर होती है? 4840 वर्ग गज के बराबर होती है, या 4046.94 वर्ग मीटर के बराबर होती है। याद रखिएगा, एक एकड़ कितने गज वर्ग मीटर के बराबर होती है? तो 4046.94 के बराबर होती है, वर्ग मीटर के बराबर होती है। उसी तरह एक हेक्टेयर जो होती है कितने एकड़ के बराबर होती है? तो 2.5 एकड़ के बराबर होती है। एक हेक्टेयर कितने एकड़ के बराबर? 2.5 हेक्टेयर के बराबर होती है। एक वर्ग मीटर कितने हेक्टेयर के बराबर होती है? 100 वर्ग मीटर के बराबर होती है। याद रखेंगे आप लोग। एक वर्ग मील जो होते हैं कितने किलोमीटर के बराबर होती है? तो 2.6 वर्ग किलोमीटर के बराबर होते हैं। 2.6 वर्ग किलोमीटर को क्या कहते हैं? एक मील कहते हैं। उसी तरह 640 एकड़ के बराबर होगी, और हेक्टेयर में जब इसको कन्वर्ट किया जाए तो 256 हेक्टेयर के बराबर होगी। यह आपका क्षेत्रफल का जो है सामान्यतः मात्रक था। अभी चलते हैं आगे। यह सिर्फ आपको ध्यान रखना है, एक बार इसको पढ़ लीजिएगा, इससे एग्जाम में इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, फिर भी एक बार ध्यान रखेंगे। अब आगे पॉइंट पे चलते हैं हम लोग कि जैसे आगे पॉइंट पे चलते हैं, आयतन के प्रयोगात्मक मात्रक, प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ वॉल्यूम। तो आयतन के प्रयोगात्मक मात्रक क्या होता है? तो 1 लीटर नाम से स्पष्ट है, यह आयतन द्रव्यमान का मात्रक है। एक लीटर या कितने सेंटीमीटर के बराबर होती है? तो 1000 घन सेंटीमीटर के बराबर होती है। 1 लीटर कितने घन सेंटीमीटर के बराबर होती है? 1000 घन सेंटीमीटर के बराबर होती है, या नहीं तो 0.2642 गैलन के बराबर होती है। 1 लीटर कितने गैलन के बराबर होती है? 0.2642 गैलन के बराबर होती है। एक गैलन कितने लीटर के बराबर होती है? 3.985 गैलन के बराबर होती है। 3.785 मीटर के बराबर होती है। एक गैलन कितने मीटर के बराबर होती है? 3.785 लीटर के बराबर होती है। उसी तरह एक बैरल कितने लीटर के बराबर होती है? तो 159 लीटर के बराबर होती है। यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको यह ALP का एग्जाम में प्रश्न पूछा हुआ है, तो ध्यान रखेंगे इसको। एक बैरल अगर आपको पूछा जाए, एक बैरल में कितने लीटर होते हैं? एक बैरल में कितने लीटर होते हैं? तो 159 लीटर होती है। और उसी तरह गैलन क्या होता है, कितना होता है? एक बैरल में कितने गैलन होते हैं? तो 42 गैलन होते हैं, यह ध्यान रखेंगे। आगे है प्रदीप्ति का इकाई क्या होता है? लक्स होता है। प्रदीप्ति का इकाई क्या होता है? लक्स होता है। उसी तरह प्रदीप्ति पुंज या पिंड इसको कहा जाता है। प्रदीप्ति पुंज या पिंड का इकाई क्या होता है? ल्यूमेन होता है, यह ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे पॉइंट पे चलते हैं। अभी आपका यह एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, टॉपिक है कि 10 के विभिन्न घातों का प्रतीक। 10 के विभिन्न घातों का प्रतीक के बारे में देखेंगे। 10 के विभिन्न घातों का प्रतीक के बारे में देखेंगे। तो 10 के विभिन्न घात, जैसे आप देख रहे हैं कि 10 पर पावर, नाम से स्पष्ट है, 10 पर जो है संख्या पर जो पावर होंगे उसके घात क्या होते हैं, प्लस में या माइनस में। तो जैसे देखते हैं डेका, जैसे डेका का जो है, डेका को संकेत क्या है? DA हुआ। और डेका 10 पावर 1 को डेका कहा जाता है। हेक्टो 10 पावर 2 को हेक्टो कहते हैं। 10 पावर 2 को हेक्टो कहते हैं, इसको H द्वारा, स्मॉल h द्वारा सूचित किया जाता है। किलो 10 पावर 3 को किलो कहेंगे और K द्वारा सूचित किया जाता है। मेगा 10 पावर 6 को मेगा कहा जाता है, M द्वारा सूचित किया जाता है। गीगा 10 पावर 9 को गीगा कहते हैं, इसको G द्वारा सूचित किया जाता है। टेरा 10 पावर 12 को टेरा कहा जाता है। पेंटा 10 पावर 15 को पेंटा कहा जाता है। हेक्सा 10 पावर 18 को हेक्सा कहा जाता है। इसको याद कर लीजिएगा, यह आपका BVI पॉइंट है, यह एग्जाम में इससे प्रश्न रहते ही हैं, यह ध्यान रखेंगे। आपका एग्जाम में इससे प्रश्न जरूर एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप याद कर लीजिएगा इस पॉइंट को कि जैसे आपको रटना ही पड़ेगा इसको। ये डेका का 10 पावर 1 को डेका, हेक्टो 10 पावर 2 को हेक्टो कहते हैं, किलो 10 पावर 3 को किलो कहते हैं, मेगा 10 पावर 6 को मेगा कहते हैं, गीगा 10 पावर 9 को कहते हैं, टेरा 10 पावर 12 को कहते हैं, पेंटा 10 पावर 15 को कहते हैं, और हेक्सा 10 पावर 18 को कहते हैं। आप लोग हमारे साथ में ही बोलने का कोशिश कीजिएगा ताकि आपको यह याद रहे, ध्यान रहे। एक बार आगे चलते हैं हम लोग, देखते हैं पॉइंट। अगला पॉइंट है माइनस वाले। आगे जो है
आपका माइनस में है, पावर जब रहेगा उसको क्या कहेंगे? तो माइनस में जब पावर रहेगा तो सॉरी क्या हो जाता है इसको, सॉरी देखते हैं, डेसी, चलिए हटाइए, डेसी, डेसी तो 10 पावर माइनस को 1 को डेसी कहते हैं। उसी तरह इसको डी द्वारा सूचित किया जाता है सेंटी, इसको सी द्वारा सूचित किया 10 पावर माइनस 2 को सेंटी कहते हैं। मिली 10 पावर माइनस 3 को मिली कहते हैं, इसको एम द्वारा सूचित किया जाता है। माइक्रो, माइक्रो यू द्वारा सूचित किया जाता है, माइक्रो का माइक्रो द्वारा सूचित किया जाता है, इसको 10 पावर माइनस 6 कहते हैं। नैनो एन द्वारा सूचित किया जाता है, 10 पावर माइनस 9 को नैनो कहते हैं। पिको 10 पावर माइनस 12 को पिको कहते हैं। फेमटो या फर्मी 10 पावर माइनस 15 को फेमटो या फर्मी कहते हैं। एट्टो, एट्टो किसको कहेंगे? 10 पावर माइनस 18 को एट्टो कहते हैं। जेप्टो 10 पावर माइनस 12 को जेप्टो कहते हैं। और येक्टो 10 पावर माइनस 24 को येक्टो कहा जाता है। तो यह याद रखेंगे आप लोग, यह आपका सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है और यह भी आपका इम्पोर्टेंट है, इसमें से भी प्रश्न एग्जाम में रहता ही है। और जैसे आप लोग यह चैप्टर, इस तरह आपका यह चैप्टर जो है लगभग कंप्लीट हो गया है और इससे संबंधित आपका ऑब्जेक्टिव का जो पॉइंट क्वेश्चंस होंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में दिया जाएगा, आगे वाली वीडियो में दिया जाएगा। तो इस तरह आप एक बार यह पूरे थ्योरी को एक बार समझ लेंगे, जिससे आपको इससे संबंधित जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, मतलब एमसीक्यू जो क्वेश्चन होंगे, वह आपको सॉल्व करने में बहुत ईजी होगा। और यह चैप्टर आपके एग्जाम के लिए दृष्टिकोण से बहुत ही अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। यह इससे जो है आपको प्रश्न हर एक एग्जाम में रहता ही है। जैसे इसको याद करना ही पड़ेगा आपको, जैसे डेसी, तो जैसे एक बार आप लोग हमारे साथ में बोलने की कोशिश करेंगे। जैसे डेसी, डेसी 10 पावर माइनस 1 को डेसी कहते हैं। सेंटी 10 पावर माइनस 2 को सेंटी कहते हैं। मिली 10 पावर माइनस 3 को मिली कहते हैं। माइक्रो 10 पावर माइनस 6 को माइक्रो कहते हैं। नैनो 10 पावर माइनस 9 को नैनो कहते हैं। पिको 10 पावर माइनस 12 को पिको कहते हैं। फेमटो या फर्मी 10 पावर माइनस 15 को फेमटो या फर्मी कहते हैं। 10 पावर माइनस 18 को एक्टो कहते हैं। 10 पावर माइनस 21 को जेप्टो कहते हैं। 10 पावर माइनस 24 को योक्टो कहते हैं, योक्टो। यह ध्यान रखेंगे। इस तरह आपका यह चैप्टर समाप्त हो गया है। चलिए, धन्यवाद आप सभी को। आप सभी से निवेदन है कि यह हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब भी करें, ताकि आपको अगले जो भी वीडियो मिलेंगे या टॉपिक्स जो दिया जाएगा उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से प्राप्त हो जाएगी। चलिए, धन्यवाद आप सभी को। थैंक यू।